हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी टेल। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, मैं आइकॉनिक सीरीज फ्राइडे द 13th के सभी पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो हाजिर हूं आज पार्ट 2 के साथ। अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लें, वरना आपको ये पार्ट समझ नहीं आएगा। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मौजूद है। और दोस्तों, चैनल बता रहा है आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करना ना भूलें। और इस मूवी या सीरीज से जुड़े सभी फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। तो बिना किसी देरी के चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, मूवी शुरू होती है लास्ट पार्ट में सरवाइव कर गई इकलौती लड़की एलाइस से, जिसके सपने में हमें लास्ट पार्ट की एंडिंग फिर से दिखाई जाती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। अब उस हादसे को आज 2 महीने हो चुके होते हैं और यहाँ एलाइस अपने पेरेंट्स से अलग और दूर रह रही होती है ताकि वो अपने पास्ट को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ सके। लेकिन जिंदगी को ऐसा मंजूर ना था, क्योंकि आज ही जब वो अपने फ्रिज तक जाती है तो उसे फ्रिज खोलने पर सामने ही लास्ट पार्ट की मर्डरर मिसेस वोरिस का कटा हुआ सर दिखता है। अब यूं तो एलिस ने ही मिसेस वोरिस को लास्ट पार्ट में मार दिया था, पर आज 2 महीने बाद उसका कटा सर अपने फ्रिज में देखकर वो घबरा जाती है और बस उसके चिल्लाते ही पीछे से कोई आकर उसके दिमाग में आइस पिक घुसा के उसे मार देता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं 5 साल बाद की कहानी में, जहाँ एक टीचर पॉल ने कैंप क्रिस्टल लेक से कुछ ही दूरी पर एक काउंसलर ट्रेनिंग सेंटर खोला होता है। अब इसमें एडमिशन लेने वाले सारे टीनेजर्स होते हैं जो समर सीजन को एंजॉय करने और काउंसलर बनने यहाँ आए होते हैं। लेकिन इनमें शामिल मेन कैरेक्टर्स होते हैं टेरी, विकी, स्कॉट, मार्क, सैंड्रा एंड जेफ, जो कि एक कपल हैं, एंड पॉल टीचर और उसकी असिस्टेंट गिनी। अब रात होते ही पॉल इन सबको जेसन की कहानी सुनाता है, वही जेसन जो लेक में डूब के मरा था और जो कि सीरीज का सबसे मेन कैरेक्टर भी होने वाला है। खैर, वो कहता है कि पुराने लोगों का कहना है कि डूबने के बाद आज तक जेसन की लाश कभी किसी को मिली ही नहीं, और यहाँ तक के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो आज भी जिंदा है और यहीं जंगलों में अकेला एक जंगली जिंदगी जी रहा है, बस पेड़ पौधों और जंगली जानवरों को खाकर। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि उसने 5 साल पहले अपनी माँ मिसेस वोरिस का कत्ल होते भी देखा है और अब वो पागलों की तरह सबसे बदला लेने की फिराक में है, और जो कोई भी उसकी टेरिटरी में आएगा, यानी इस जंगल में कहीं भी, वो उसे ढूंढकर मार डालेगा। और अब उस हादसे के बाद से इस जंगल में कैंपिंग करने वाले ये लोग पहले होते हैं, और वो इन्हें एलाइस के बारे में भी बताता है कि आखिरी हादसे के 2 महीने बाद से वो गायब है। किसी को उसकी लाश तक नहीं मिली, बस उसके घर में बहुत सारा खून बिखरा था। यानी हमें ये तो पता है कि वो मर चुकी है, पर उसकी लाश लोगों को अब तक नहीं मिली। खैर, उसके ये बताते ही एक शख्स मास्क पहना हाथ में हथियार लेकर इन पे अटैक कर देता है, पर फिर मालूम होता है कि ये एक मजाक था और वो मास्क पहना एक टीनेजर टेड था, और पॉल उसके साथ मिलकर इन्हें बस एक कहानी सुना रहा था, क्योंकि हकीकत में उसका भी मानना था जेसन मर चुका है, उसकी माँ भी, और कैंप क्रिस्टल लेक तो वैसे भी उस हादसे के बाद से सील कर दिया गया है। खैर, अब देर रात सबके सोने के बाद पॉल गिनी से मिलने जाता है, क्योंकि वो उसकी असिस्टेंट कम गर्लफ्रेंड भी थी। अब ये लोग किस ही कर रहे होते हैं कि हम बाहर लास्ट पार्ट के उसी पागल रैल्फ को देखते हैं, जो इस बार इन्हें भी वार्निंग देने आया होता है। लेकिन इससे पहले वो उन तक पहुंच पाता, कोई पीछे से आकर एक तार से उसका गला काटकर उसे वहीं मार देता है। अब अगले दिन हम सैंड्रा को देखते हैं, जो जेफ को छुपके से कैंप क्रिस्टल लेक जाने को कहती है। जी हाँ दोस्तों, इसके दांतों के साथ साथ कहीं और भी कीड़े थे, जिस वजह से वो उस जगह जाना चाहती थी जहाँ के नाम से भी लोग डरते हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि यहाँ से शहर वापस जाने के बाद वो सबको बता सके कि इन्होंने एक बहादुरी भरा काम किया है, मतलब कुछ भी। खैर, वहां पहुंचते ही उन्हें एक बुरी तरह मरा हुआ कुत्ता दिखता है। अब वो लोग उसे देख ही रहे होते हैं कि पीछे से एक पुलिस वाला आकर इन्हें पकड़ लेता है और सीधा पॉल के पास इनकी शिकायत करने ले जाता है कि ये लोग एक ऑफिशियली सील्ड जगह पर छुपके से घुस रहे थे। अब पॉल उनके बिहाफ पे पुलिस वाले से माफी मांगता है और उसे वहां से भेज देता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो जंगल के बीच से गुजर रहा होता है कि वहीं उसे एक चेहरा ढका हुआ शख्स भागता दिखता है, जिसे देख पुलिस वाला भी उसका पीछा करता है और पीछा करते जंगलों के बीच एक केबिन तक जा पहुंचता है, जहां अंदर जाने पे हम देखते हैं कि वो जगह अंदर से बहुत गंदी और बिखरी होती है। लेकिन वहीं एक और कमरा भी होता है, जिसे जब पुलिस वाला खोलता है तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देख वो हैरान हो जाता है। लेकिन इससे पहले हम देख पाते वो क्या था, वही चेहरा ढका हुआ शख्स आकर पीछे से उसके सर पे कुल्हाड़ी दे मारता है, जिससे वो वहीं मर के गिर जाता है। अब अगले सीन में हम पॉल को देखते
हैं जो सभी स्टूडेंट्स को कल सुबह से शुरू होने वाली स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से पहले एक आखिरी रात टाउन में जाकर एंजॉय करने की ऑफर देता है। अब उसकी इस ऑफर से सब खुश हो जाते हैं और सभी लोग पॉल के साथ टाउन के लिए निकल जाते हैं सिवाय 6 लोगों के, जिनमें से 2 तो जाना भी चाहते थे लेकिन वो ऐसा पनिशमेंट जा नहीं पाए। जी हाँ, आपने सही गैस किया, जेफ एंड सैंड्रा की क्रिस्टल लेक जाने वाली गलती की सजा थी ये। खैर अब हम टेरी को देखते हैं जिसके अलग ही शौक थे। वो आधी रात में लेक में नहाने जाती है और उसका पीछा करता टर्की स्कॉट भी वहां आ जाता है और उसके कपड़े लेकर भागने लगता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं ट्रक और सड़क कहीं भी ले जा सकती हैं, तो यहाँ भागते हुए स्कॉट का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिस वजह से वो उल्टा हवा में लटक पड़ता है। अब वो टेरी से माफी मांगकर मदद मांगता है जिससे राजी होकर टेरी अंदर केबिन से छुरी लेने जाती है ताकि उसकी रस्सी काट कर उसे नीचे उतार सके। लेकिन टेरी के जाते ही किलर वहां आ जाता है और स्कॉट का गला काट कर उसे मार देता है। अब कुछ ही देर में जैसे ही टेरी वापस आती है उसकी लाश देखकर वो घबराई हुई चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी चीख कोई और नहीं बल्कि किलर ही सुन लेता है और आकर उसे भी वहीं मार देता है। दूसरी तरफ हम गिनी, पॉल और टेड को एक बार में देखते हैं जहां गिनी पॉल से जेसन के लिए सिंपैथी रखते हुए कहती है कि जेसन अगर जिंदा होगा तो अब तक तो इतना बड़ा भी हो चुका होगा और शायद एक आउट ऑफ कंट्रोल साइकोपैथ भी, क्योंकि जेसन वो बच्चा था जो ना कभी घर से बाहर निकला, ना स्कूल गया, ना उसका कोई दोस्त था। अगर कोई था तो बस उसकी माँ और उसके मरने के बाद से वो शायद हैवान ही बन गया होगा। और वो उसकी माँ के लिए भी सिंपैथी दिखाती है कि आखिर उसने वो सब किया तो अपने बेटे की मोहब्बत में ही था। खैर पॉल ये सब सुनकर बस नजरअंदाज करता है और गिनी से कहता है कि जेसन कुछ नहीं, बस डरावनी कहानियों का एक हिस्सा है। दूसरी तरफ हम मार्क एंड विकी को देखते हैं जो आज की रात एक साथ बिताने का फैसला करते हैं। अब उसके लिए विकी अपने केबिन में तैयार होने जाती है और उसके जाते ही किलर मार्क के पास आकर उसके चेहरे पे कुल्हाड़ी दे मारता है जिससे वो व्हीलचेयर समेत ही सीढ़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद किलर ऊपर वाले रूम में जाता है जहां जेफ एंड सैंड्रा गुटरगू कर रहे होते हैं और वो बिना रहम खाए एक ही तीर उनकी बॉडी के आर पार कर उन्हें भी मार डालता है। और अब इनके मरते ही विकी वापस आ गई थी हमारे मार्क भैया के लिए तैयार होकर, लेकिन सुहाग ही उजड़ गया तो सुहागरात क्या ही होनी थी। तो अब किलर उसे भी एक चाकू से हमला कर मार डालता है। अगले सीन में हम पॉल एंड गिनी को देखते हैं जो टाउन से वापस कैंप आ जाते हैं। अब कैंप आते ही इन्हें केबिन में किसी की लाशें तो नहीं मिलती लेकिन बिखरा हुआ खून जरूर दिखता है जिसे देखकर ये लोग परेशान हो जाते हैं और सबको ढूंढने लगते हैं। लेकिन इससे पहले वो किसी को आवाज लगाते किलर उसी केबिन में होता है और अचानक पॉल पे हमला कर देता है। अब यहाँ इनकी लड़ाई देख गिनी बजाय मदद करने के WWE का शो समझकर तमाशा देखती है और जब पॉल बेहोश हो जाता है तो किलर को खुद की तरफ आता देख मैडम को होश आता है कि ये WWE नहीं बल्कि सच में कातिल है। अब उसे देख चिल्लाती हुई गिनी भागने लगती है और भागते हुए जंगल में उसी केबिन तक जा पहुंचती है जहां वो पुलिस वाला आया था। लेकिन किलर यहाँ भी आ जाता है पर अंदर नहीं घुस पाता क्योंकि गिनी ने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। और अब वो उसी कमरे में होती है जहाँ पुलिस वाला कुछ देखकर हैरान हुआ था और हमें पता चलने से पहले मारा गया था। जी हाँ, अब हमें भी मालूम होता है कि इस कमरे में एक चर्च टेबल रखा था। अब आप सोच रहे होंगे इसमें हैरानी वाली क्या बात है, तो दोस्तों वो कोई सादा टेबल नहीं बल्कि उस पे मिसेस वोरिस का कटा हुआ सर भी पड़ा था। और इतना ही नहीं बल्कि उसके साइड में बहुत सी लाशें भी थी। जी हाँ, यानी ये केबिन किसी और का नहीं बल्कि जेसन का ही है। यानी दोस्तों वो पॉल की कहानी, पुराने लोगों का मानना, उनका शक, उनका देखना सब कुछ सही साबित हुआ क्योंकि जेसन कभी मरा ही नहीं, वो आज भी जिंदा है और अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए सबको मार रहा है। और यहाँ एक तरह से अपनी माँ को सबकी लाशों का चढ़ावा करता है जब भी किसी को कभी क्राइम सीन पे लाश नहीं मिलती। खैर अब गिनी को जैसे ही एहसास होता है कि ये किलर जेसन है, वो उसकी माँ के सर के पास रखा हुआ उसका स्वेटर उठाकर पहन लेती है और फिर जैसे ही जेसन दरवाजा तोड़कर अंदर आता है वो उसकी माँ की तरह उससे बातें करने लगती है। यानी साइकोलॉजिकली उसे ये एहसास दिलाती है कि वो उसकी माँ है और वो उससे खुश है। और उसकी ये ट्रिक जेसन पे काम भी कर जाती है और वो उसके आगे झुक भी जाता है। लेकिन फिर अचानक उसकी नजर गिनी के पीछे टेबल पे पड़े उसकी माँ के कटे सर पे पड़ती है जिसे देख वो फिर से होश में आते ही उस पे हमला करने लगता है। लेकिन लकीली पॉल पीछे से आकर गिनी को बचा लेता है। अब शुक्र के इस बार गिनी मैच एंजॉय करने की बजाय पॉल की मदद करती है और पीछे से जेसन के शोल्डर पे कुल्हाड़ी मारकर उसे मार देती है। अब मरने के बाद गिनी कंफर्म करने के लिए उसके चेहरे से कपड़ा हटाकर उसका चेहरा भी देखती है जो कि अभी तो हमें नहीं दिखाया जाता
पर इनके एक्सप्रेशन से साफ मालूम होता है कि वो दिखने में काफी भयानक है। खैर अब ये लोग केबिन वापस आ जाते हैं, जहाँ आते ही इन्हें दरवाजे पे किसी की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये लोग एक बार फिर घबरा जाते हैं कि कहीं जेसन ने इनका पीछा ना कर लिया हो। पर दरवाजा खोलने पर मालूम होता है कि ये तो टेरी का प्यारा सा छोटा डॉगी है। लेकिन बस ये लोग सुकून की सांस लेते ही हैं कि इतने में बिना मास्क का जेसन खिड़की से आकर फिर गिनी को पकड़ लेता है। और अब फाइनली हमें जेसन का चेहरा देखने को मिलता है, जो कि वाकई काफी भयानक था। लेकिन यहाँ सीन शिफ्ट होता है और गिनी की आंख खुल जाती है, जिसे पुलिस और नर्स एम्बुलेंस में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। और उसके अलावा वहाँ ना कोई पॉल का नामो निशान होता है, ना जेसन का। बस उस केबिन में रखा मिसेस वोरिस का सर दिखता है और ये मूवी यहीं एंड होती है। तो दोस्तों ये थी जेसन की कहानी की शुरुआत। यानी हमने जाना कि जेसन लेक में डूबा जरूर था पर मरा नहीं था, लेकिन उसकी माँ को लगा था कि वो मर चुका है और वो इस खबर से इतनी पागल हो गई कि वो सबको उसकी मौत का कसूरवार मानते हुए मारने लगी। और जेसन ने जब देखा कि उसकी माँ ही मर गई तो वो खुद अब एक जंगली शिकारी बन चुका है। और दोस्तों वो दिखने में इतना खौफनाक इसलिए है क्योंकि वो बचपन से ही एक डिफॉर्म्ड चाइल्ड था और साथ ही में दिमागी कमजोर भी, जिस वजह से ना उसका कोई दोस्त था ना कोई अपना। सब बस उसका मजाक उड़ाते थे और इसी वजह से आज वो ऐसा हैवान बन गया है। एक उसकी माँ थी जिसने उसे संभाला हुआ था, पर अब उसे कोई नहीं रोक सकता। अब वो वाकई मर गया है या ये गिनी का सपना था, और पॉल कहाँ गया ये हम जानेंगे इसके अगले पार्ट में, यानी पार्ट 3 में, जो कि आप लोगों से बस एक कमेंट दूर है। जी हाँ दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो, और मैं जल्दी हाजिर होऊंगा पार्ट 3 के साथ। लेकिन जाने से पहले इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। तो पहला ये कि इस मूवी ने इतना खास अर्न नहीं किया जितना पहले पार्ट ने किया था, यानी 1.25 मिलियन के बजट पे सिर्फ 21 मिलियन ही कमाए। यूं तो ये बहुत अच्छा है पर पहले पार्ट जितना नहीं। सेकंड, क्या आपको मालूम है इसका सीक्वल कभी बनने ही नहीं वाला था। जी हाँ दोस्तों, इसका अगला पार्ट और उसकी स्टोरी पहले वाले से बिल्कुल अलग और अपनी ही हद में खत्म होने वाली थी। लेकिन पहला पार्ट इतना ब्लॉकबस्टर हुआ कि फिल्म मेकर्स को मजबूरन इसी के साथ का सीक्वल बनाना पड़ा और जेसन और क्रिस्टल लेक की कहानी को कंटिन्यू करना पड़ा, जो कि आप जानेंगे कि अब इसके आने वाले सभी पार्ट्स के लिए एक हमेशा की बेस बनी रहेगी। नंबर 3, जो एलाइस को आइस पिक से मारने वाला सीन था उसमें प्रॉप सही से काम नहीं किया था, जिस वजह से एक्ट्रेस को चोट भी लग गई थी। नंबर 4 दोस्तों, ये पहली मूवी थी जिसमें जेसन का रोल 3 लोगों ने किया था, वो भी एक लड़की को मिलाकर। जी हाँ दोस्तों, मूवी के स्टार्ट का सीन जहाँ हमें जेसन के पैर दिखाए जाते हैं वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर एलन लटर के पैर थे। बाकी मूवी में ऑलमोस्ट वेरिंगटन जिलेट ने ही रोल किया है, लेकिन जब स्टंट्स की बारी आई तो वो खुद नहीं कर सकते थे, जहाँ पे उनकी जगह फिर स्टीव डैश ने वो रोल प्ले किया, जो कि एक अमेरिकन एक्टर और स्टंटमैन हैं। 5, इस मूवी में काफी ब्लड एंड गोर होने वाला था, पर अमेरिकन सेंसर बोर्ड ने इसके काफी सीन्स कट करवा दिए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा फोकस किया गया था जेफ एंड सेंड्रा के बेड वाले मर्डर को, जहां वो सेक्सुअली इन्वॉल्व थे और एक तीर उनके आर पार हो गया। ओरिजिनली ये सीन काफी ज्यादा ओपनली दिखाया गया था, पर फिर उसे थोड़ा कट और क्विक कर दिया गया। नंबर 6, इसी बेड वाले सीन में एक सीन सेंड्रा का था जहां उसकी पूरी बॉडी न्यूड दिखाई जानी थी, लेकिन जब स्टूडियो को मालूम हुआ कि उस वक्त सेंड्रा यानी एक्ट्रेस मार्टा कोबर सिर्फ 16 साल की थी, तो उसका वो सीन भी परमानेंटली डिलीट करना पड़ा। इसलिए अगर आप वीडियो में देखें तो वो शर्ट उतारने के बाद फेंक देती है, पर उसकी बॉडी नहीं दिखाई जाती। खैर, तो ये थे इससे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मायने रखता है। तो चलता हूँ इसी अपनेपन के साथ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।